डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत दिनों से ये डिमांड था। आप बराबर हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से संपर्क कर रहे थे कि सर हम कैसे बेस्ट करें, हम कैसे टॉप करें। क्योंकि हमारा 30 वर्षों का अपना एक अनुभव है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मेरा एसेट्स है। और आज आपको मैं ये सौंपने जा रहा हूँ, तो आपको हम बताएं कि ये टॉपर क्या होता है और सक्सेस क्या होता है। क्योंकि इन 30 वर्षों में बहुत सारे हमारे बच्चे इस क्षेत्र में बहुत कुछ उन्होंने किया है, जिसके माध्यम से आज हमारी पहचान होती है कि हमारे स्टूडेंट्स इतने अच्छे किए हैं। तो आपका जो डिमांड था कि सर हमें टॉप करना है, हमें बेस्ट करना है। आप लोग में से कुछ स्टूडेंट्स जो पिछले बार फेल हो गए थे, उन्होंने भी हमें कॉल पे बताया कि सर इस बार हमें फेल नहीं करना है। तो हम उनको एश्योर्ड किए थे कि आपको हम बेस्ट का गारंटी देते हैं, बट अब जस्ट हमारा कुछ गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। बच्चों, किसी भी परीक्षा के लिए, युद्ध के लिए एक शब्द है स्ट्रैटेजी, जिसको रणनीति कहा जाता है। और ये रणनीति आपकी जितनी अच्छी होगी, आपकी सफलता आपके उतने ही करीब होगी। तो आज का जो हमारा YouTube होगा, इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी और आप कैसे इसका तैयारी करें। प्रिय छात्रगण, जैसा कि आपका डिमांड था, जैसा आप हमेशा हमसे आप रिक्वेस्ट किए थे कि सर इकोनॉमिक्स हमारे लिए सबसे अधिक टफ सब्जेक्ट होती है, क्या इसका कोई सरलतम विधि है। तो आज हम अपना स्ट्रैटेजी जो हमने बनाया है आपके लिए, आपके बेस्ट रिजल्ट के लिए, वो यहाँ पर रखे हैं। हमारी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। आप जरा हमारे बोर्ड में देखें, स्ट्रैटेजी फॉर इकोनॉमिक्स। ये 4 पॉइंट पे आपको काम करना है, मात्र 4 पॉइंट। सबसे पहला, क्या पढ़ना है। अधिकतर बच्चों को तो ये मालूम ही नहीं होता है कि उनको पढ़ना क्या है। यानी कि आपको बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको सबसे पहले अपना पाठ्यक्रम या सिलेबस मालूम होना चाहिए। दूसरा, कितना पढ़ना है। अब दिया हुआ तो बहुत है, एक ही पुस्तक से हम अलग अलग क्लास के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए उसमें दिए हुए होते हैं। लेकिन उसमें से आपको कितना पार्ट्स पढ़ना है, आपको कौन सा एरिया टच करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा कि हम उसका चयन करें, उसका सिलेक्शन करें। हमारा तीसरा जो है कि कैसे पढ़ना है। अब जान गए कि सिलेबस क्या है, आपने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन पढ़ना कैसा है वो मेरा अनुभव आपका काम आएगा। माई एक्सपीरियंस इज द ग्रेट वीपन्स फॉर यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आप मेरा मार्गदर्शन यहाँ पे प्राप्त करेंगे। इसके लिए मेरा एक आप सभी से सजेशन, एडवाइस होगा कि आप हमारे वीडियो को जरूर, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम इस 4 पॉइंट पे अलग अलग वीडियो यहाँ पे डालने वाले हैं। आपके पास नोटिफिकेशन होगा, आप देखते रहेंगे कि हमने कैसे आपके सफलता के लिए, यानी सफलता सुनिश्चित करने के लिए, परीक्षा में बेस्ट करने के लिए, श्रेष्ठ करने के लिए हमने कैसे आपके लिए डिजाइनिंग किया है। इसलिए आप सभी से एक बार पुनः अनुरोध होगा कि हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम इसके आधार पर आपको बताएंगे और आप हमारे 30 वर्षों का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसका लाभ प्राप्त करेंगे। और लास्ट है कब पढ़ना है, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट है। हम चारों पॉइंट पे आपसे बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपसे क्या पढ़ना है। आप सबसे पहले इसे जाने, इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स के छात्रगण, इंटरमीडिएट के कॉमर्स और साइंस के छात्रगण, आप कृपया ध्यान देंगे कि आपको पढ़ना क्या है। हम चंद सेकेंड में आपको बता देंगे, आप उंगली में याद कर लेंगे कि आपका सिलेबस क्या है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि हमारा स्ट्रेटेजी में सबसे पहले बच्चों को पाठ्यक्रम जानना चाहिए। स्टूडेंट मस्ट नो देयर सिलेबस। तो सिलेबस क्या है इंटरमीडिएट लेवल्स के लिए, कि सबसे पहला चीज तो है अर्थशास्त्र क्या है।
अब आप इसको बहुत तकनीकी रूप में न देखें। हमने लिखा है भूमिका। अब बाकी में तो हम आपको आगे बताएंगे हम अपने अगले वीडियो में, लेकिन देखें भूमिका में यानी कि आप किसी विषय में आपकी सोच क्या है। अगर हमसे कोई पूछे कि सर अर्थशास्त्र क्या है, क्यों पढ़ते हैं, तो हम सिंपली यही बोलेंगे कि हमारे पास पैसा बहुत कम है लेकिन सामान खरीदना बहुत ज्यादा है। तो आखिर हम कैसे ये संभव है कि अपने सीमित साधन में असीमित आवश्यकताओं को हम पूरा करें। तो आखिर इसके लिए हमको अध्ययन करना पड़ेगा। क्या अध्ययन करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमको अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। ये हमारी सोच हुई। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे विद्वान हैं, एडम स्मिथ होंगे, मार्शल होंगे, रॉबिन्सन होंगे, ऐसे विद्वानों की भी परिभाषा दी गई है। तो एक भूमिका यानी कि आपकी सोच, विद्वानों की परिभाषा जो किताब में है वो आप देखें कि उन्होंने अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से अर्थशास्त्र को देखा है, समझा और किस प्रकार से उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट, अब अर्थशास्त्र बहुत बड़ा विज्ञान है। अर्थशास्त्र बहुत बड़ा विज्ञान है क्योंकि अर्थशास्त्र को कला और विज्ञान दोनों कहा गया है। तो इसलिए बहुत बड़ा जब इसका है तो इसको भाग हम कर रहे हैं, एक व्यष्टि यानी मिक्रो और दूसरा समष्टि मैक्रो। तो जब आप पढ़ेंगे सिलेबस में तो आप 2-3 चीज पर फोकस करें, आप सिलेक्ट करेंगे क्या कि हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं यानी जिस शास्त्र को पढ़ रहे हैं, व्यष्टि हो या समष्टि, उसका उपयोग क्या है। तो आप परीक्षा में देखें कंफ्यूज करते हैं, आप पढ़ के गए उपयोग, वहां आ गया महत्व, आप गए महत्व पढ़ के वहां आ गया आवश्यकता। तो शब्द जाल में बहुत ज्यादा नहीं फंसना है। एक ही चीज है कि आखिर इसका उपयोग क्या है, महत्व क्या है, आवश्यकता क्या है। सब एक ही है, शब्द अलग है, सभी का आंसर एक होंगे। और फिर आप एक बार देख लें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। आप देखेंगे कि बहुत बड़ा पार्ट्स आपने बहुत आसानी से कवर कर लिया है। और अब अपने अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे भी कि आखिर आप पढ़ेंगे कैसे, कैसे आपके स्मरण में बना रहे आसानी से। नेक्स्ट क्या है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। अब देखें कि इकोनॉमिक्स का 3 भाग होता है। अब पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। अब पूंजीवादी हम लिखे हो सकता है परीक्षा में आ जाए कि बाजार व्यवस्था। तो आप देखेंगे बाजार व्यवस्था को भी पूंजीवादी कहा था, समाजवादी यानी केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आप इसको देखें और पुनः उसी प्रकार से देखें कि इसका लाभ और हानि क्या है। तीनों अर्थव्यवस्था का लाभ भी होगा, हानि भी होगा। और एक चीज और मेरा पर्सनल टिप्स होगा, आप देखें कि वर्ल्ड में जितने भी देश हैं या तो वो पूंजीवाद या समाजवाद या मिश्रित है। आप बात करेंगे भारत का, भारत कौन सा इकोनॉमी में है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। आप किसी भी देश को देखें, क्योंकि अब आप सोशल साइट से जुड़े हुए हैं, गूगल से जुड़े हुए हैं, आप देखेंगे कि वहां पर किस प्रकार की इकोनॉमी है। तो आपका ये इकोनॉमिक्स जो अभी तक आप इसको मोनोटोनस समझते थे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनने जा रहा है। नेक्स्ट, ये अर्थव्यवस्था की ये समस्या जिसको हम अंग्रेजी में बात करते हैं तो WH, क्या अर्थव्यवस्था समस्या क्या है, क्यों है, कैसे है, किसके लिए है। और इसी के आधार पर आज का स्ट्रैटेजी हमने जो इकोनॉमिक्स का बनाया है, इसी आधार पर बनाया है कि ये इकोनॉमिक्स आप कैसे पढ़ें, कैसे बेस्ट करेंगे। बस नेक्स्ट पॉइंट, अब आप देखें कि यहाँ पे है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता का संतुलन। जब आप चैप्टर में देखें तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है, एक कॉमन मैन के अनुसार सोचें क्या कि हम जितना पैसा खर्च करते हैं किसी वस्तु पर, क्या उतना हमको संतुष्टि मिला, क्या आपको उससे उतना यूटिलिटी मिला, क्या आपको उस उतना उपयोगिता मिला। यदि दोनों बराबर है, बैलेंस्ड है, इक्वल है, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता का संतुलन। हमने जब चर्चा किया संतुलन का तो उसमें एक बात पर हम फोकस किए कि क्या हमको उतना उपयोगिता मिला, उपयोगिता मिला। तो यह उपयोगिता क्या है, एक मानसिक सोच है, एक बौद्धिक सोच है कि हम उसको सोचते कैसे हैं। तो उपयोग, लेकिन अर्थशास्त्र में अगर उपयोगिता है तो उसका माप भी होगा, उसको हम नाप सकते हैं।
और अगर माप सकते हैं तो उसका कई प्रकार भी हो सकते हैं, टाइप्स भी हो सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अब अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में एक सबसे बड़ा साइंटिफिक चीज क्या है, आपको अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे स्कोरिंग के लिए, कि आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में ऐसा आप ना समझें कि ये साइंस का कोई ब्रांच है इसलिए बहुत बड़ा टफ होगा, बहुत जटिल होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। कुछ भी नहीं होगा। जब हम अपने अगला वीडियो में आपको टीचिंग करेंगे, आपको हम लर्निंग कराएंगे, तो आप देखेंगे ग्राफ तो आप कुछ यूं बना रहे हैं, कुछ भी नहीं है, केवल आप कंसेप्ट आज हमसे ले रहे हैं कि स्ट्रेटेजी में हम बात कर रहे हैं। तो अभी हम बात की कि उपयुक्तता यानी यूटिलिटी, how do you measure it, how many types of utility, and how could I present in graph, यानी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगा। हम इतना कर लेते हैं तो फिर अच्छा स्कोर हमको कोई रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट, अब आइए इकोनॉमिक्स में सबसे अच्छा, रोचक, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिमांड यानी कि मांग। ऐसे आप कुछ ना कुछ जरूर जान रहे हैं इसके विषय में कि मूल्य, मांग का संबंध मूल्य से होता है। इट मीन्स प्राइस रिलेटेड विद डिमांड। बिना मूल्य का मांग का कोई अर्थ नहीं होता है। आप रूल में भी जानते हैं कि जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है वैसे वैसे मांग कम हो जाता है, यानी हाइयर द प्राइस लोअर द डिमांड। ये रूल है, ये आप तुरंत समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन हम इसको और कैसे कॉम्प्रिहेंसिव वे में ग्रहण करेंगे, कैसे सीखेंगे, तो आप उसके लिए थोड़ा एग्जाम्पल में जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए ये सभी प्रोवाइड कराने वाले हैं। नेक्स्ट है ईडी, जहां पे कि आपको एक इक्वेशन से भी फेस करना पड़ेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम मांग की लोच बोलते हैं। तो ये मांग की लोच की हम कितना पैसा बढ़ाएंगे किसी वस्तु का मूल्य तो कितना मांग कम होगा, कितना घटाएंगे तो कितना अधिक बढ़ेगा। इस प्रकार का जो रिलेशन होता है इसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग का लोच कहते हैं। मांग की लोच है तो फिर उसको कौन डिसाइड करेगा, उसका एलिमेंट्स क्या होगा, निर्धारक तत्व क्या होगा, और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटी है, वस्तु है, तो उसका लोच भी अलग अलग हो सकता है, लोचदार, समलोचदार, बेलोचदार, सापेक्षिक लोचदार। तो ये उसका टाइप्स हो गया। और यहाँ पे थोड़ा आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बहुत आसान फॉर्मूला है। आप देखेंगे कि जो हमारा अगला वीडियो आ रहा है उसमें हम ग्राफ और जो इक्वेशन होगा सिर्फ हम इसी में आपसे बात करने वाले हैं और काफी आसान तरीके से आपको हम इसको लर्निंग कराएंगे, ये हमारा वादा है। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पूर्ति यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सप्लाई। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप डिमांड को स्टडी किए थे, आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो डिमांड का ठीक अपोजिट, और जितने टाइप्स हैं, जितने रूल्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में सेम रूल आ जाएंगे, सिर्फ वर्ड चेंज होंगे। आप देखेंगे कि दोनों में बहुत अधिक अंतर नहीं है। यानी कि अगर हमसे आप पूछे तो हम बोलेंगे सेम एज डिमांड, एज सप्लाई। उसका जो रूल होगा ठीक उसका अपोजिट, यानी वहां हम क्या पढ़े थे कि लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, यहां हम पढ़ेंगे हायर द प्राइस हायर द सप्लाई। आप बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत सरल है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है यानी उत्पादन फलन। ये क्या है, आप इसको थोड़ा टेक्निकल वे में जब सोचेंगे तो हमारा इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन होता है इसी को कहा जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। अब क्या है कि जब हम इनपुट और आउटपुट का बात कर रहे हैं तो हिंदी में उसको हम बोलेंगे उत्पत्ति, कोई नया चीज बना। तो उत्पत्ति शब्द जैसे आएगा तो आप देखेंगे पुस्तक में या हमारे वीडियो में कि उत्पत्ति का फिर एक नियम हो जाएगा, उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति सीमांत नियम। अब आप देखेंगे उसका निर्धारक तत्व कौन है, व्हाट इज द फैक्टर्स, व्हाट इज द डिटरमिनेशन फैक्टर्स। फिर उसका उपयोग यानी व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। वहां तक जब आप चले जाते हैं तो धीरे धीरे आपका इकोनॉमिक्स इजी होते चला जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो तो आपके लिए काफी
इजी टॉपिक्स होगा। बाजार यानी कि मार्केट। मार्केट आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पुस्तक में भी वही लिखा हुआ है जो आप जानते हैं। हाँ, पुस्तक में कुछ आप जो जानते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। आप जब बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो आप देखें कि मार्केट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू प्लेस यानी स्थान कौन सा, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू टाइम, और सबसे इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, जिसमें कि आप थोड़ा सा आप उबाऊपन फील करेंगे, मोनोटोनस फील करेंगे। लेकिन कोई उबाऊपन नहीं आएगा। आप थोड़ा सा आगे चले, धैर्य रखें। क्या कि जब आप प्रतियोगिता यानी कंपटीशन के आधार पर मार्केट को आप डिवाइड कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि एक मार्केट होगा पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, सेकेंड इम्परफेक्ट, एंड थर्ड मोनोपोली मार्केट। अब शब्द में बहुत अधिक न पढ़ते हुए जब आप जाएंगे टाइप्स ऑफ मार्केट में, तो आपको काफी सरल और रोचक लगेंगे। हाँ, ग्राफ तो आपको जरूर बनाना पड़ेगा। क्या कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, ग्राफ के माध्यम से बताएं। अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, ग्राफ के माध्यम से बताएं। या फिर एकाधिकार बाजार में आप मूल्य का निर्धारण कैसे करेंगे, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको देना है। ये जितने भी आपको टफ एरिया फील हो रहे हैं, हमारा नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। हम काफी सरल, वेरी इजिएस्ट वे में हम आपके समक्ष रखेंगे, और हमें विश्वास है कि ये जो हमारा रणनीति है आपको जरूर पसंद आया होगा। ये हम मिक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का आज आपको हम सिलेबस बता रहे थे, पाठ्यक्रम बता रहे थे। कल हम आपको समष्टि यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस के साथ साथ हाउ टू लर्न ये हम ग्रहण करेंगे। और इस लॉकडाउन में फिर आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, स्टे होम, बी सेफ। एक बात जरूर याद रखेंगे, इकोनॉमिक्स उतना कठिन कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट नहीं है। अंत में कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। और आप जब कोशिश करेंगे तो आप बेस्ट होंगे, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। निश्चित होंगे। हमारा मार्गदर्शन और हमारा पिछले 30-32 वर्षों का जो अनुभव है आपके लिए है, ये मेरा संपत्ति आपके लिए समर्पित है। थैंक यू बच्चों।